अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसी सर्किट्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर 16 है उसके स्टार्ट में फेज पढ़ा था, फेज लैग, फेज लीड पढ़ा था, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। आज हम एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं और देखेंगे कि एसी सर्किट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर लेक्चर आपको मिलते रहें। तो एसी सर्किट्स की तरफ जाने से पहले हम आपको बताती हैं कि हमारे पास एसी और डीसी सर्किट्स के अंदर करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं। अगर हम बात करती हैं करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस इन डीसी, तो डीसी के अंदर जो हमारे पास करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है रजिस्टर। जहां भी हमें करंट को कंट्रोल करना होता है, करंट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम उस सर्किट के अंदर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब एसी के अंदर अगर हम बात करते हैं करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस इन एसी, करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस इन एसी। अब अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एसी के अंदर जो हमारे पास करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रजिस्टर। तो रजिस्टर एसी और डीसी दोनों के अंदर करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है ये भी करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है एसी के अंदर। और इसके बाद आता है हमारे पास इंडक्टर। इंडक्टर भी एसी के अंदर करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। मतलब यह है कि अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी को कंट्रोल करने के लिए सर्किट के अंदर हम हमेशा रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हम एसी की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स जितने भी हमारे पास होंगे उनके अंदर हम रजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर और इंडक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये वो डिवाइसेस हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो एसी सर्किट्स के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमने अब देखना है कि रजिस्टर में से एसी किस तरह से फ्लो करता है, कैपेसिटर में से एसी किस तरह से फ्लो करता है, रजिस्टर में से, इंडक्टर में से एसी जो है वो किस तरह से फ्लो करता है। अब बच्चों, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन यूं समझ लें कि इन सर्किट्स को, इन टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करेंगे कि इन रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में से जब हम एसी को डिस्कस करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हमें बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे हम सर्किट डायग्राम लाजमी बनाएंगे। सर्किट डायग्राम के उस कंपोनेंट को हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पर हम उसमें इक्वेशन राइट करेंगे उस कंपोनेंट से रिलेटेड, रजिस्टर से रिलेटेड, कैपेसिटर से रिलेटेड या इंडक्टर से रिलेटेड जो इक्वेशन होगी वो राइट करेंगे। तीसरे नंबर पर इक्वेशन के बाद हम उसमें फेज की बात करेंगे, फेज की बात करेंगे, फेज डिफरेंस की बात करेंगे कि हमारे पास उन दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज क्या है या फेज डिफरेंस क्या है। इसी तरह से चौथे नंबर पर हम उसमें बात करेंगे स्लोप की। अगर तो हमारे पास फेज डिफरेंस उनके दरमियान है, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज वोल्टेज और करंट के दरमियान अगर फेज डिफरेंस होगा तो फिर हम बात करेंगे स्लोप की, और अगर फेज डिफरेंस नहीं होगा तो स्लोप भी नहीं होगा। इसी तरह से पांचवें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे उन दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को। तो वेक्टर डायग्राम बनाएंगे उनके दरमियान, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि दो क्वांटिटीज के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, फेज लीड है या फेज लैग है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद हम बात करेंगे वो जो कंपोनेंट है, वो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, जो भी है, वो जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है हम उसकी अपोजिशन की बात करेंगे कि कैपेसिटर कौन सी अपोजिशन ऑफर कर रहा है और उसकी जो अपोजिशन होगी वो किसके बराबर होगी। इसी तरह से सातवें नंबर पर एंड में हम उस कंपोनेंट के क्रॉस
पावर की बात करेंगे कि आया कि उसमें पावर लॉस है, पावर गेन है, या फिर नो लॉस ऑफ पावर उस कंपोनेंट के अंदर है। तो ये वो चीजें हैं जो इन एसी सर्किट्स के अंदर हमने डिस्कस करनी है। मतलब पहले आपके पास सर्किट डायग्राम होगा, फिर इक्वेशन, फिर फेज या फेज डिफरेंस, फिर स्लोप, फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अपोजिशन और एंड में पावर। तो ये वो चीजें हैं जो हमने एसी सर्किट्स के अंदर डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एसी थ्रो रेजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट एसी थ्रो रेजिस्टर, एसी थ्रो रेजिस्टर। अब हमने इस रेजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करनी है कि रेजिस्टर में से करंट किस तरह से फ्लो करता है। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि ये जो हमने पॉइंट्स 7 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन्हीं 7 पॉइंट्स को वन बाय वन हमने देखना है। सबसे पहले एसी थ्रो रेजिस्टर के लिए आपको एक रेजिस्टर चाहिए है। ये हमारे पास एक रेजिस्टर आ गया और इस रेजिस्टर को हमने कनेक्ट कर देना है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, एक एसी सोर्स के साथ। तो ये आपके पास आ गई सर्किट डायग्राम। अब बच्चों, क्योंकि ये जो आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, आपने पीछे पढ़ा है कि अल्टरनेटिंग सोर्स इस रेजिस्टर ए बी के क्रॉस किस तरह से फ्लो करता है। अब इस ए बी के क्रॉस हम क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टर के क्रॉस देखेंगे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस रेजिस्टर के क्रॉस हम देखेंगे हमारे पास करंट क्या है, यहां पर एमीटर लगाएंगे। तो अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं, ये पहले नंबर पे आपने सर्किट डायग्राम बना ली, दूसरे नंबर पर हम इक्वेशन की बात करते हैं। तो वोल्टेज जो है आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो है आपके पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। एंड करंट के बारे में हमने पढ़ा था, ये था V ओवर R, या फिर इसको लिखेंगे V नॉट ओवर R साइन ऑफ थीटा। ये जो आपके पास V नॉट ओवर R है, ये हमारे पास I नॉट के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। अब हम इनके फेज के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, बात ये है कि हमारे पास दोनों ही वोल्टेज और करंट बोथ आर साइन फंक्शन। वोल्टेज का रिलेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, और करंट का आपके पास आ गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। तो दोनों ही हमारे पास क्या है, साइन फंक्शन है। अगर वोल्टेज और करंट दोनों ही हमारे पास साइन फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि थीटा की किसी भी वैल्यू पर, थीटा हम 0 पुट करेंगे, वोल्टेज 0 होगा, करंट 0 होगा। इसी तरह से थीटा की वैल्यू हम 90 पुट करेंगे, वोल्टेज V नॉट के बराबर हो जाएगा, करंट I नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की एंगल की किसी भी वैल्यू पर वोल्टेज और करंट बोथ आर इन फेज टू ईच अदर। दोनों हमारे पास क्या होंगे, इन फेज होंगे। बोथ रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। मतलब कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, करंट भी मैक्सिमम होगा। जब करंट मिनिमम, वोल्टेज मिनिमम होगा, तो करंट भी हमारे पास मिनिमम होगा। इसको हम फेज डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आ गई वेव डायग्राम, ये हमने वेव फॉर्म बना दी है। ये आपके पास वेव फॉर्म आ गई वोल्टेज की, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू V नॉट, और ये आपके पास माइनस V नॉट। अब हमने करंट की वेव फॉर्म बनानी है। तो करंट की वेव फॉर्म हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास ये जो वोल्टेज और करंट है, ये दोनों अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर सेम टाइम पहुंचे। यहां पर आपके पास ये आ गई करंट की वैल्यू I नॉट मैक्सिमम, और ये आ गई माइनस I नॉट। तो इस पॉइंट पर आप देखें और इस पॉइंट पर आप देखें कि दोनों करंट और वोल्टेज मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर करंट और वोल्टेज मिनिमम है, इधर भी करंट और वोल्टेज मिनिमम है, इधर भी करंट और वोल्टेज मिनिमम है। तो बोथ आर इन फेज टू ईच अदर, दोनों क्या है, इन फेज हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज टू ईच अदर, कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के हिसाब से इन फेज है। अब बच्चों इन फेज हैं, तो इसका मतलब ये होगा
जैसे मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट अगर इन दोनों के दरमियान कोई फेज डिफरेंस होगा तो स्लोप होगा, अगर उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो स्लोप हमारे पास जीरो होगा। इसलिए हम यहाँ पर स्लोप को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अब हम यहाँ पर इनकी वेक्टर डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो वेक्टर होता है उसकी लेंथ किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू के बराबर होगी। अगर हम वोल्टेज का वेक्टर बनाएंगे तो वोल्टेज के वेक्टर की जो पीक वैल्यू होगी वो वेक्टर की लेंथ के बराबर होगी। तो इस वक्त हमारे पास ये आ रहे हैं, आपके पास ये आ गया वोल्टेज का वेक्टर और ये हमारे पास आ गया करंट का वेक्टर। तो करंट का जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है ये थोड़ी सी छोटी इसीलिए है क्योंकि इसकी पीक वैल्यू वोल्टेज के मुकाबले में थोड़ी कम है। तो ये बचा हमारे पास आ गई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में वोल्टेज और करंट दोनों आपस में पैरेलल हैं। दोनों का आपस में पैरेलल होना इस बात का सबूत है कि बोथ आर इन फेज टू ईच अदर, इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गई। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम बात करते हैं इसमें अपोजिशन की। अब जो अपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो रजिस्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है उसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर is called resistance। ये जो रेजिस्टर अपोजिशन ऑफर करेगा इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये रेजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस जो है ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर का रेशो होगा। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज टू रूट मीन स्क्वायर करंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। अब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को वोल्ट के अंदर और करंट को एम्पेयर के अंदर मेजर किया जाता है, जिससे इसका यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर बनता है, जिसको हम ओहम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर की अपोजिशन जो कि रेजिस्टेंस है उसका यूनिट हमारे पास है ओहम। तो ये बच्चा हमारे पास आ गई इसकी अपोजिशन। अब हम बात करते हैं पावर की, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। पावर की बात करनी है, देखना है कि पावर इधर लॉस है या नहीं है। डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास पावर का रिलेशन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर है, दूसरा हमारे पास पावर का रिलेशन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। तो ये दो रिलेशंस है हमारे पास पावर के। अब इन रिलेशन के अंदर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, इस रिलेशन में अगर हम देखें तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी ही कम होगी, मतलब कि पावर लॉस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से करंट जितना ज्यादा डेसिपेट होगा पावर उतनी ही ज्यादा लॉस होगी, क्योंकि हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस कम होगी करंट डेसिपेशन कम होगा, करंट डेसिपेशन कम होगी पावर लॉस कम होगा। तो यहां से अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर डेसिपेशन भी हमारे पास कम होगी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर के अंदर करंट डेसिपेशन की वजह से पावर लॉस होता है। तो जब हमारे पास हम एसी सर्किट्स के अंदर जब हम यूज करेंगे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के अंदर रेजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वो रेजिस्टर पावर को लॉस करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक एसी थ्रो रेजिस्टर। इंशाल्लाह एसी थ्रो कैपेसिटर और इंडक्टर को भी इसी तरह से हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।